नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पिछली वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे ने जो है इसके बारे में दो लॉज दिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, अब ये फैराडेज जो लॉ है वो क्या बताते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये किया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था और हमने उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसके अंदर जो है दो इलेक्ट्रोड हमने लगाई और उनको जो है बैटरी के साथ इस प्रकार से कनेक्ट किया। तो आपने क्या देखा इसके अंदर कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट। क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, या गैस जो है लिबरेट होती है, इवोल्ड होती है। ठीक है, तो वो कितनी इवोल्ड होगी गैस या कोई सब्सटेंस, कितना डिपॉजिट होगा, कितना करंट इसके अंदर से पास किया जाएगा, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी वो किसने दी थी, फैराडे ने। और उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में। किसके बारे में, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि मास ऑफ डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि क्या यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज, जितना चार्ज जो है पास होगा और उसके हिसाब से उसका मास जो है डिपॉजिट होगा, यानी कि एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगाएं, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होगा जो हम लगाते हैं जेड। ठीक है, तो जेड यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो चार्ज है वो किसके बराबर होता है, वो होता है करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम जो है एक रिलेशन और निकाल सकते हैं कि मास जो डिपॉजिट है वो किसके बराबर होगा, जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर जेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो चार्ज है वो किसके बराबर हो, 1 कूलम के बराबर हो, या फिर हम कहें कि जो करंट हम पास कर रहे हैं 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं और कितने समय के लिए पास कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए, तो उस केस में जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, कि मास डिपॉजिटेड एनी सब्सटेंस, कब, जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से 1 कूलम चार्ज जो है पास किया जाता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है, 1 कूलम, या फिर हम कहें कि 1 एम्पियर करंट पास किया जाता है कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का जितना मास डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर अगर जेड निकालना चाहते हैं इसकी सहायता से, देखिएगा यहाँ पर जो है जेड किसके बराबर था, सॉरी, जो मास डिपॉजिट है वो किसके बराबर था, जेड इंटू क्यू। तो यहाँ से आप जो है जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, तो जेड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, यानी कि जो मास डिपॉजिट है डिवाइडेड बाई जितना चार्ज उसके अंदर से पास किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्यू की जो वैल्यू है वो क्या रखी थी, 1 कूलम। तो यहाँ पर जेड जो है मास के बराबर कब होगा, जब यहाँ हम जो चार्ज पास कर रहे हो कितना है, 1 कूलम है। ठीक है, अगर हमें इसको क्वांटिटेटिवली निकालना पड़ जाए, क्वांटिटेटिवली मतलब भाई कितना चार्ज जो है पास किया जाए और कितना सब्सटेंस जो है किसी भी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो डिपॉजिट होगा, उसमें क्या रिलेशन है।
देखिएगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास जो है NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैथोड के ऊपर जो है सोडियम डिपॉजिट होगा और एनोड के ऊपर जो है क्लोरीन गैस जो है लिबरेट या इवोल्व होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किसके अंदर, सोडियम एटम के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर पास किया जाता है तो उससे एक सोडियम का एटम प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास करें तो यहाँ पर 1 मोल जो है सोडियम क्या होंगे, डिपॉजिट, यानी सोडियम का कितना, 1 मोल डिपॉजिट होगा। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा वो निकालना होगा। तो आप कैसे निकाल सकते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज? देखिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अगर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज, यानी कि चार्ज ऑन, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 96487 कूलम। ठीक है, तो इसको हम जो ये वैल्यू आई है, यानी कि जितना ये चार्ज आया है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो एक कांस्टेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, इसको एफ से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूमेरिकल के अंदर इसको जो है अप्रोक्सीमेट लिया जाता है और कितना लिया जाता है, 96500 कूलम। तो यहां पर हमारे पास आ गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वो कितना है, 96500 कूलम। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम जो है चार्ज पास करते हैं 96500 कूलम, तो आपने देखा कि कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है, यानी कि 1 मोल सोडियम का मतलब होता है कि अगर उसका मास निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम। यानी कि अगर इतना चार्ज पास किया जाता है तो इतना सोडियम क्या होता है, डिपॉजिट। हमने निकालना किसका है, 1 कूलम चार्ज अगर हम पास करते हैं, क्योंकि हमने निकालना है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1 कूलम जो है चार्ज हमने पास कर इसके अंदर से किया तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए कितना मास डिपॉजिट होगा, 23 डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, ये इतना मास जो है डिपॉजिट होगा, जो किसके बराबर होगा, उसके जेड के बराबर होगा, यानी कि किसके केस में, सोडियम के केस में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रलाइज होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। ठीक है, किसके अंदर चेंज होगा, मैग्नीशियम एटम के अंदर चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इसके अंदर से पास करें तो 1 मोल जो है मैग्नीशियम क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो होगा 2 इंटू 96500 कूलम के बराबर होगा। तो कितना मास डिपॉजिट करवाएगा मैग्नीशियम का, 1 मोल में कितना मास होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के, यानी कि 24 ग्राम। ठीक है, और 1 कूलम की अगर आप निकालोगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा, वो होगा 24/96500 इंटू 2। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर सोडियम के केस में देखिए अगर हम 1 लगा दें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, और यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो मैंने लगाया है ये क्या है, सोडियम की वैलेंसी है। यहाँ पर जो 2 है ये क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर 1 कूलम के अंदर जो मास डिपॉजिट निकालना चाहते हो वो कैसे निकाल सकते हो, देखिएगा यहाँ पर जो 24 है ये क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, और ये 2 क्या है, उसकी वैलेंसी है। 2 क्या है, उसकी वैलेंसी होती है।
तो आप वैलेंसी से उसको एटॉमिक मास को जो है क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किससे डिवाइड करते हो, यानी कि वैलेंसी से एटॉमिक मास को, तो वो क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट मास होता है। क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट मास होता है। और इक्विवेलेंट मास को अगर आप डिवाइड करते हो किससे, 96500 से, तो क्या आ जाता है, यानी कि जो मास डिपॉजिट होगा इसके अंदर जब हम 1 कूलम जो है चार्ज पास करते हैं, और वही मास जो डिपॉजिट होता है किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप जो है क्या निकाल सकते हो, जेड निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो जेड है उसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि जेड क्या होगा, देखो ध्यान ध्यान से दिखेगा, जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, ये 24 क्या था, एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो है एटॉमिक मास, और 2 यहाँ पर क्या है, उसकी वैलेंसी है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए जाते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसने लॉस्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन जो है लॉस्ट आप लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय इनटू में क्या होगा यहाँ पर 96500। तो ये क्या होता है, ये होता है किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, आप किससे डिवाइड करोगे उसको 96500 से। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया है ये, किसके केस में, अगर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को निकालना है। ठीक है, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस के केस में किसके बराबर होता है, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास, और आपको उसको जो है किससे डिवाइड करोगे, 96500 से। उसी प्रकार से हम एक और यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, या फिर मास डिपॉजिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, जरा देखो इसको। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमने जो है मास जो निकाला था वो किसके बराबर था, अभी अभी हमने निकाला था भाई, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, और किससे डिवाइड किया, उसकी वैलेंसी से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो मास डिपॉजिट है वो किसके बराबर होता है, जेड इंटू क्या के बराबर होता है। तो जेड हमने निकाल लिया था, और जेड किसके बराबर आया था, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, और इंटू में 96500। ठीक है, और इंटू में ये क्या था, चार्ज। ये हमने निकाल लिया मास, यानी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, इंटू में क्यू, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है, अपॉन 96500। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये किसके बराबर होती है, उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होती है, इंटू क्यू अपॉन 96500। ठीक है, तो एक ये जो है मास निकालने का सीधा फॉर्मूला आपके पास है। यहाँ से आप जो है उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास निकालना है, बाकी जो है आप जो है इस साइड लेकर आओगे। तो यहाँ पर W बाई क्यू इंटू 96500। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, जो क्या है, इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का अगर निकालना है, तो जितना मास उसका डिपॉजिट होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जितनी पास है यानी की जाएगी, इंटू 96500, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे। चलिए अब हम बात करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ की। तो फैराडेज जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट करके और उसके अंदर से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उस केस में जितना भी वेट किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के। किस प्रकार से, जरा देखिएगा, ये हमारे पास मान लेते हैं अलग अलग जो है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन है। तो हमने 2 कंटेनर लिए और दोनों के अंदर हमने यह अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को डालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास 2 कंटेनर हैं, उसमें फर्स्ट जो कंटेनर है उसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो कंटेनर है उसके अंदर हम डाल देते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है,
अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने कनेक्ट करना है सीरीज के अंदर। देखिएगा किस प्रकार से आप जो है इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड फर्स्ट कंटेनर के अंदर है और 2 इलेक्ट्रोड जो इस प्रकार से सेकंड कंटेनर के अंदर है। तो सीरीज में कनेक्ट करने का क्या तरीका, देखिएगा ये जो इलेक्ट्रोड है इस प्रकार से आपको कनेक्ट करनी है और ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रोड है इसको आपने जो है बैटरी से कनेक्ट करना है इस प्रकार से। तो ये पॉजिटिव, ये इसमें केस में नेगेटिव। तो जैसा कि आपको पता है कि जो नेगेटिव के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, तो ये इस कंटेनर के अंदर जो दूसरी इलेक्ट्रोड ये क्या बन जाएगी, एनोड बन जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पॉजिटिव से जो कनेक्ट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो दूसरी जो इलेक्ट्रोड है इस केस में क्या बन जाएगी, कैथोड बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जो है अलग अलग सॉल्यूशन को सीरीज के अंदर जो है कनेक्ट किया है। अब इसके अंदर जो है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है वो सेम जो है पास करनी है और ये देखना है कि इसके केस में जो सिल्वर या जो कॉपर डिपॉजिट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सिल्वर और कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के बराबर। यानी कि ये जो लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड और वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड, इन दोनों की जो रेशो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनके इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होगी। यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये हमारे पास जो है क्या है, सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब ये किस प्रकार से आप जो इसको प्रूव कर सकते हो कि जो वेट सिल्वर का डिपॉजिट करता है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के ऊपर डिपेंड करता है और वेट ऑफ द कॉपर जो डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम जो है फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि किस प्रकार से कि जो वेट डिपॉजिट होता है यानी कि जो मास डिपॉजिट होता है, जो मास डिपॉजिट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिएगा जो हम पहले निकाल चुके हैं कि जो वेट इसके अंदर जो है क्या होता है, डिपॉजिट होता है, वो सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इनटू क्यू अपॉन 96500। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जो वेट होता है वो सीधा किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जो है इसको इस रेशो को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप वेट जो डिपॉजिट होगा निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि I इंटू टी अपॉन 96500। तो अगर हम बात करें सिल्वर के केस में तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, यानी कि वेट ऑफ द सिल्वर आप निकाल सकते हो कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सिल्वर, ठीक है, इनटू जो करंट पास होगा और कितने समय के लिए पास होगा, डिवाइडेड बाय 96500। उसी प्रकार से जो वेट डिपॉजिट होगा किसका, कॉपर का, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर इनटू I इंटू टी अपॉन 96500। तो यहाँ पर जो I है इस केस में, दोनों के केस में, और टी जो है वो क्या है, दोनों के केस में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई टी जो है वो सेम है और 96500 इसकी वैल्यू भी सेम है। तो अगर हम इनके मास की रेशो निकालें तो मास जो डिपॉजिट है सिल्वर का और जो मास डिपॉजिट होगा कॉपर का, इन दोनों की अगर रेशो आप निकालोगे तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इंटू I इंटू टी अपॉन 96500 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर इंटू I इंटू टी अपॉन 96500। तो यहाँ पर जो I है उसकी वैल्यू भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर जो मास डिपॉजिट होगा अलग अलग सब्सटेंस का, उनकी जो रेशो होगी वो किसकी रेशो के बराबर होगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द सिल्वर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर।
ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो फैराडे ने दिया। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? फैराडेज सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।